नमस्कार, मैं हूं मुमता मिश्रा। सादाब में आपका स्वागत है। सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में काफी ज्यादा गिरावट है और भारतीय बाजार में भी ओपनिंग काफी सुस्त हुई है। एमसीएक्स पर सोना 25,000 के नीचे खुला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ये पिछले 5 साल के निचले स्तर पर लुढ़क चुका है। शुरुआती कारोबार में इसका दाम $1100 के भी नीचे फिसल गया था, लेकिन भारतीय बाजार में 25,000 के नीचे 24,973 के आसपास ओपनिंग होती हुई 24,970 पर ट्रेड कर रहा है। 2% का भारी दबाव आपको सोने में दिखाई देगा। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि सोने पे अच्छा खासा दबाव दिखाई दे रहा है। चांदी भी कम नहीं है, 2% का दबाव वहां पर भी 33,550 के आसपास खुलती हुई चांदी 2% के दबाव में फिलहाल निचले स्तर पर। कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन भारतीय बाजार में काफी दबाव दिखाई दे रहा है। 2% नीचे का कारोबार आपको यहां पर सोने और चांदी दोनों में दिखाई देगा। लेकिन वहीं कच्चे तेल में थोड़ी बढ़त के साथ ओपनिंग 3,222 के आसपास, करीब 0.45% के आसपास की ओपनिंग। लेकिन नेचुरल गैस वही दबाव पर है, 3-4% का प्रेशर वहां पर 180 पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ। कॉपर भी दबाव के साथ ही खुलता हुआ नजर आया है, 0.82% का प्रेशर वहां पर। निकल पर भी अच्छा खासा प्रेशर है, 0.4% के प्रेशर के साथ निकल की ओपनिंग हुई है। वहीं अगर आप एल्यूमिनियम पे नजर डालें तो इनफैक्ट बेस मेटल्स लगभग सारे ही दबाव में है। एल्यूमिनियम भी करीब 1.25% नीचे, लेड भी 1% नीचे खुलता हुआ, जिंक पर भी करीब 1% का दबाव है। तो आप देख सकते हैं सारे ही बेस मेटल्स अच्छे खासे दबाव के साथ खुलते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस वक्त बात करते हैं सोने के 5 साल के निचले स्तर पर लुढ़कने पर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, IIFL के हितेश जैन हैं। हितेश, स्वागत है आपका। सबसे पहले सोने की बात करेंगे, काफी ज्यादा गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। लगता क्या है आपको यहाँ पर, क्या इस वक्त सपोर्ट लेगा? 2% नीचे खुला है या और गिरावट एक्सपेक्ट करें पूरे दिन में? देखिए, अगर आप 1.5-2 महीने में जो भी इवेंट्स ग्लोबली हुए हैं, तो कोई भी पॉजिटिव इम्पेटस हमें दिखा नहीं गोल्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें। देखिए, इतनी अनसर्टेनिटी थी ग्रीस के बारे में, तो भी कुछ सपोर्ट नहीं लिया। इनफैक्ट चाइना में जितना टर्मोइल इक्विटीज में है तो भी कुछ सपोर्ट नहीं लिया। एंड आफ्टर ऑल दिस ट्रांसपायर्ड और सब कुछ स्टेबल हो रहा है, तो आई फाइंड इट डिफिकल्ट और I find it difficult gold sustaining at the current levels as well. I think जिस हिसाब से 1130 ब्रीच किया है और आज कुछ 1080 का लो मारा है, not be surprised gold in fact moving further lower towards 1050. घरेलू बाजार में I think जो कुछ मल्टी ईयर लो है अपना, कुछ 24,800 24,700 वहां पे टेस्ट होने का फुल चांस दिख रहा है। तो जो रणनीति है आई थिंक वो सेल की ही बनेगी। ऑल दो प्राइजेस ऑलरेडी नीचे खुल चुके हैं, हम कुछ 25,000 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से 200-300 रुपए का और डाउन साइड वी कैन नॉट रूल आउट। ओके, तो यहाँ से 200-300 रुपए का और डाउन साइड हो सकता है। फिलहाल 25,250 के आसपास बेचने की सलाह है। 24,900 का एक स्तर होना चाहिए जो आपके लिए टारगेट बनना चाहिए। लेकिन चांदी पर वहीं आपकी क्या राय है? वहां पर भी 2% की गिरावट के साथ ही ओपनिंग हुई है। देखिए, चांदी आइदर क्यूज प्रेशियस मेटल से लेती है या बेस मेटल से लेती है, और दोनों सेगमेंट में आप देखें तो बिल्कुल भी टोन इंस्पायरिंग नहीं है। तो आई थिंक प्रेशर तो बना ही रहेगा, और आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी सिल्वर प्राइस मूविंग बिलो द क्रूशियल लेवल ऑफ $14 ऑन द कॉमेक्स पर आउंस की बात कर रहा हूँ। घरेलू बाजार में हो सकता है यहाँ से और 1,000-1,500 की गिरावट हो। दैट मीन्स वी कैन मूव एज लो एज 32,000। ओके, बट व्हाट अबाउट बेस मेटल्स? आज वहां पर अगर आप देखें तो लगभग सारे ही बेस मेटल्स अच्छे खासे दबाव के साथ, करीब 1% के दबाव के साथ ज्यादातर खुलते हुए दिखाई दिए हैं। क्या लगता है, क्या करें यहाँ पर? देखिए, बेस मेटल में ये स्टोरी हुई कि इतना जो टर्मोइल चाइनीज इक्विटीज में हुआ उसका इम्पैक्ट तो दिखाई था। फिर कुछ आंकड़े जो लास्ट वीक आए थे वो बेहतर देन एक्सपेक्टेड थे। आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें या GDP की बात करें, जहां 7% GDP ग्रोथ हुई थी। पर हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो सेकेंड क्वार्टर में, इनफैक्ट जो सेकेंड क्वार्टर में जो भी GDP ग्रोथ दिखा वो ये दिखा क्योंकि जो चाइना में इक्विटीज में मई और जून में बहुत बड़ी तेजी थी, जुलाई में टर्मोइल आना चालू हुआ। तो जो हो सकता है जो इतनी तेजी आई जहां मार्केट कैप बढ़ गया था उसका फैक्टर इन GDP में हुआ है, और इसलिए हमने GDP 7% तक दिया। बट ये जो थर्ड क्वार्टर का GDP नंबर आएगा वो नो डाउट है वो नीचे ही आने वाला है, बिलो 7%, बिकॉज जो चाइना में टर्मोइल है, ओवरऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इतनी वीक है।
तो आई थिंक मार्केट इस पे फोकस कर रही है कि ओवरऑल अंडरलाइन पिक्चर बिल्कुल ही अच्छा नहीं है और मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज जो है, आप इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की बात करो या दूसरी कमोडिटीज की बात, वो प्रेशर में ही रहने वाला है। तो आई थिंक हमें हो सकता है हम नए लोज भी हिट करें पर्टिकुलरली फेरस मेटल्स में। तो आज के लिए तो आई थिंक वो टोन जो है वो नीचे आज के आए, इनफैक्ट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से टोन वीक ही रहना चाहिए। कॉपर में पर्टिकुलरली मुझे लगता है करंट लेवल भी सेल बनना चाहिए और हमें 346 या 345 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके हितेश, एक क्विक कॉल ऑन क्रूड, वहां पर क्या व्यू है? आज हल्की बढ़त के साथ खुलता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देखें तो वहां बहुत ही लैकलस्टर कारोबार है। भारतीय बाजार में कच्चे तेल में इस वक्त क्या पोजीशन बनाएं? देखिए, मार्केट्स कुछ लंबे टाइम से एक जो सप्लाई ग्लट का रेटोरिक है उस पर ही जी रहे हैं, दे आर ड्वेलिंग ऑन द रेटोरिक, और आई थिंक ये रेटोरिक इंटैक्ट ही रहेगा क्योंकि कुछ चेंज नहीं हो रहा फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से। ना कोई ग्लोबल सप्लाई में मॉडरेशन हो रहा है, ना डिमांड साइड पे कोई कॉन्क्रीट अपसाइड दिख रहा है, कोई या कुछ इम्पेटस है। यूएस से कुछ रिकाउंट की एक्टिविटी की जो डिक्लाइन हो रही थी, पर वहां कहा ना कहा वो लेवल ऑफ हो रहा है। तो आई थिंक सप्लाई ग्लट तो मेंटेन रहेगा। ओपेक भी प्लीज कर रहा है, ईरान से सैंक्शन हट गए तो भले अभी नहीं, बट इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि ईरान का सप्लाई मार्केट्स में आए। तो आई थिंक इट इज इनएविटेबल कि ऑयल सस्टेन नहीं करेगा, स्ट्रगल करते रहेगा, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज ऑयल मूविंग टुवर्ड्स द लो ऑफ 44-45 टॉकिंग अबाउट WTI लेवल्स। ऑलराइट हितेश, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको बता दें जानकारों को एग्री कमोडिटीज में कहां कमाई के मौके दिख रहे हैं। एंजल कमोडिटीज के मुताबिक NCDEX पर जीरा अगस्त वायदे में 16,070 रुपए के आसपास आप बिकवाली कर सकते हैं। नीचे में भाव 15,750 रुपए तक मिल सकते हैं आपको। इस सौदे में आपको 16,190 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरी कमोडिटी सोया तेल है, इसमें भी अगस्त फायदा 580 रुपए पर बेचने की सलाह है। नीचे में भाव आपको 571 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। इस सौदे में आपको 584 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन हम यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे शेयर बाजार पर फोकस करेंगे, साथ ही आपके शेयरों पर सलाह लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका। इस वक्त बाजार पर नजर डालते हैं। इस वक्त सेंसेक्स करीब 66 पॉइंट्स की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी में भी 30 पॉइंट्स का प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स बेहतर ट्रेड देख रहे हैं, वहां पर आप 0.3% की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऑलमोस्ट 3:2 का है। लेकिन स्टॉक्स जो फोकस में है उन पर नजर डाल लेते हैं। छोटे काउंटर्स में फेडरल बैंक पर अच्छा खासा प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं दिग्गजों की बात करें तो टेलीकॉम स्पेस में एक अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है। आइडिया सेलुलर और भारतीय एयरटेल दोनों ही टॉप गेनर्स है आज के कारोबार में, लेकिन दबाव कहां से आ रहा है? ACC नतीजों से डिसअपॉइंट हुआ है बाजार। इनफैक्ट काफी ज्यादा वहां मार्जिन पर प्रेशर दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से आप देख सकते हैं ACC 2.5% का प्रेशर वहां पर। टाटा पावर 2% नीचे आया है और ACC के साथ साथ बाकी सीमेंट काउंटर्स तो अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां से बेहतर नतीजों की उम्मीद तो है, लेकिन आज नतीजे आने वाले हैं उसके पहले अल्ट्राटेक सीमेंट 2% नीचे ट्रेड करता हुआ। अंबुजा सीमेंट भी 1.25% नीचे है। बैंकिंग स्पेस पर भी प्रेशर है। बैंक इंडेक्स 0.5% नीचे है और बैंकिंग स्पेस में आप PNB, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC सब पर ही 1 से 1.5-2% तक का प्रेशर देख सकते हैं। PNB ऑलमोस्ट 2% नीचे है। लेकिन वहीं कुछ छोटे काउंटर्स की बात करते हैं तो NIIT नतीजे आए थे शुक्रवार को और काफी अच्छे नतीजे दिए थे स्टॉक ने। उस दिन भी पॉजिटिव रिएक्ट किया था। 12-13% की गेंस वहां हमने शुक्रवार को भी देखे थे और आज वापस से करीब 12.5% की पॉजिटिव ओपनिंग होती हुई। वहीं आप साथ ही नजर रखिए टाटा टेली महाराष्ट्र पर 20% के अपर सर्किट पर है ये स्टॉक और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ यहां पर एक्शन होता हुआ। आइनॉक्स लेजर अगेन एक ऐसा स्टॉक जिसने एक अच्छे नतीजे पेश किए हैं और एनीवेज इस वक्त काफी सारी फिल्म्स रिलीज हो रही हैं जो काफी अच्छा कर रही हैं। बाहुबली, बजरंगी भाईजान, सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि आप देख सकते हैं आइनॉक्स लेजर एंड ऑल दीज फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कंपनीज आर डूइंग वेल टुडे। लेकिन हमारे साथ आके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल और जियोजीत BNP पारिबा के VP गौरांग शाह जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश, पहले आपसे सवाल लेना चाहूंगी। हम 8600 के नीचे आ चुके हैं, 8580 पर ट्रेड हो रहा है फिलहाल, क्या राय है आज के लिए? गुड मॉर्निंग मुग्धा। अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने 8550, 86, 8560 का क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्रॉस करा था
उसके बाद 8600 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी गया था। मेरे को लगता है कि डाउन साइड सीमित है। नीचे में 8520, 8540 एक अच्छा सपोर्ट है। ये जो करेक्शन आ रही है इसको यूज करना चाहिए बाइंग करने के लिए, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ एक स्पेस पीएसयू बैंकिंग से दूर रहना चाहिए जिसमें एक नेगेटिव ब्रेकडाउन के चांसेस लग रहे हैं। एज ऑफ नाउ निफ्टी, बैंक निफ्टी का ट्रेंड अप लगता है। पीएसयू बैंकिंग को अवॉइड करना चाहिए, एल्स बाइंग ऑन डिक्लाइन की रणनीति मार्केट में अपना के चलना चाहिए। ओके, तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति होनी चाहिए। बाउंस आएगा लेकिन फिलहाल थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन पीएसयू बैंकिंग स्पेस से दूर रहने की सलाह है। चलिए आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। संजीव का सवाल है भागलपुर से। नमस्कार संजीव जी, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मैंने 100 शेयर आईसीआईसीआई के 370 के रेट पर दिए हुए हैं और स्पाइस जेट मेरा 20 रुपया 20 पे 1000 शेयर है, 1000 शेयर, और 2 साल के नजरिए से मैं क्या टारगेट ले सकता हूँ। ओके, राकेश, वैसे तो इनका नजरिया काफी लंबा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक इनके पास 317 रुपए पर है और स्पाइस जेट 20 रुपए 20 पैसे पर। आप क्या सलाह देंगे? अगले 2 साल ये रुक सकते हैं? मुग्धा, क्लियरली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक नीचे में देखें तो एक अच्छी एक्यूमुलेशन से निकल रहा है। नीचे में अगर हम देखें तो 280, 285 एक अच्छा सपोर्ट है और मेरा ऐसा मानना है करेक्शंस को यूज करना चाहिए स्टॉक को बाय करने के लिए। क्लियरली 400 प्लस के लेवल्स मेरा ऐसा मानना है 1 से 1.5 साल में ऊपर की तरफ मुमकिन है। होल्ड करें पोजीशन को। और जो इनका दूसरा स्टॉक है स्पाइस जेट, मुग्धा काफी अच्छा चार्ट पैटर्न इसमें बन रहा है। अगर हम देखें तो जब इसमें एक न्यूज आई थी, एक डेवलपमेंट हुई थी अजय सिंह जी वाली, तो उसके बाद स्टॉक ने करेक्शन दिखाई थी, बट चार्ट देख के अब ऐसा लग रहा है कि नीचे में 17 रुपए स्टॉक का एक अच्छा बेस बन चुका है और कोई भी गिरावट आती है तो स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक में कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है जो कि टेक्निकली काफी बुलिश होता है, मुझे लगता है 1.5 से 2 साल के लिए ये एक री रेटिंग की स्टोरी बन सकती है। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। किसी भी करेक्शन में अगर ये स्टॉक 19 रुपए के राउंड मिलता है तो एक एक्सीलेंट बाय है लंबी अवधि का नजरिया बना के। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। दिल्ली से निमेश का सवाल है। नमस्कार निमेश, बताइए सवाल क्या है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक करना चाहूंगा सीएनबीसी आवाज को कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोग हम लोगों के लिए बनाते हैं जिससे हमें काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेरा सवाल रामकृष्ण फोर्जिंग के लिए है। उसमें मेरे पास 300 शेयर हैं 720 के भाव से, और एक और स्टॉक है हमारे पास विष्णु केमिकल जो 300 स्टॉक है वो भी हमारा 320 के भाव से है, और हमारा जो मतलब नजरिया अराउंड लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इसमें पता करना है कि मैं इसमें कितने मतलब रुक सकता हूँ, तो क्या इसमें रहेगा ओवरव्यू। ओके, राकेश है हमारे साथ। राकेश से चार्ट्स समझ लेते हैं। रामकृष्ण फोर्जिंग 720 रुपए पर जिन्होंने खरीदा है, 740 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनके लेवल्स से ऊपर है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ रुक सकते हैं। आपकी क्या सलाह है? देखिए मुग्धा, स्टॉक का ट्रेंड ठीक है, एक बड़ी रैली देखिए, बट जिस तरीके से इसका वॉल्यूम एक्शन है, मैं इनको लंबी अवधि का नजरिया तो नहीं बोलूंगा, पोजीशन में बने रहें, बट फॉर द टाइम बिंग पोजीशन को होल्ड करें। नीचे में 705 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक ने एक वी शेप रैली दिखाई है, अगर कोई करेक्शन आएगी तो बड़ी डीप और फास्ट होगी। 705 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में मेरा ऐसा मानना है 770, 778 के लक्ष्य रखें। अगर वो लेवल्स मिलते हैं तो मुनाफा वसूली करें। और जो इनका दूसरा काउंटर है विष्णु केमिकल, उसमें एक वी शेप रैली देखी है और एक नेगेटिव डाइवर्जेंस स्टॉक में आ रही है। लंबी अवधि के नजरिए से स्टॉक को बिल्कुल होल्ड नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है अगर मैं इनकी जगह होता तो इन स्तरों पे मुनाफा वसूली करके पोजीशन से बाहर आता। ओके, तो आपके लिए सलाह ये है रामकृष्ण फोर्जिंग्स तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन विष्णु केमिकल्स में आपको मुनाफा है, आप मुनाफा बुक करके निकल जाइए, क्योंकि चार्ट्स अब यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहे। लेकिन फिलहाल हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आगे लेकर आएंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट और साथ ही आपके ढेरों सवालों के जवाब भी।
इंडियन ट्रेडिंग लीग में जबरदस्त धमाकेदार कमाई का सिलसिला हफ्ते दर हफ्ते रोज चालू है और यही हम आपको बताने के लिए इसमें हाजिर हुए हैं कि जबरदस्त कमाई के साथ अब तक के सबसे बड़े विजेता के तौर पर कौन उभर कर सामने आए हैं। आप नजर डालेंगे तो दीपेन सुरेश 117% के बेहतरीन रिटर्न के साथ नंबर 1 की पोजीशन बना हुए हैं। वहीं अमित कृष्ण 115% के साथ बेहतरीन यहां पे कमाई करते हुए दिख रहे हैं। विमेंस लीग पे अगर आप नजर डालें कि वहां कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है तो रजनी बंसल लगातार हफ्ते दर हफ्ते से अपनी पोजीशन पहले बनाए हुए हैं और 109% का बेहद शानदार रिटर्न इन्होंने अब तक कमाई कर ली है। वहीं पर गंगा को देखें तो वो भी 44% के साथ नंबर 2 की पोजीशन पे बनी हुई। कमोडिटी जहां भारी कमजोरी देखने को मिल रही गोल्ड में, वहां की तस्वीर देखते वहां कौन है? मुरली 45% का शानदार रिटर्न और वहीं गौरव के पास भी 37% का बेहतरीन रिटर्न है। तो कमोडिटी में आज आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी जो कि काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। लेकिन विनर कौन थे ये हम आपको अब बताने जा रहे हैं और ट्रेडर्स लीग के जो विनर थे पुणे के अमित नाइक, ये नंबर 2 की पोजीशन इन्होंने बनाई है। आज इनसे बात करते हैं क्योंकि इन्होंने एक बहुत यूनिक स्ट्रेटजी लेके रखी और पिछले हफ्ते 115%, जी हाँ 115% की कमाई शानदार इन्होंने करी है। 4,32,000 लगाया और वो मुनाफा हो गया, टोटल रकम हो गई 5 लाख। निफ्टी ऑप्शंस में जबरदस्त ट्रेडिंग इन्होंने करी थी अमित नाइक ने। अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो एक बेहद शानदार स्ट्रेटजी के साथ आपने इतनी जबरदस्त कमाई करी। थोड़ा हमें ही बताइए किस तरीके से आपने पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी। गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। जी सबसे पहले तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस तो सभी करते हैं। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज योर इमोशनल कंट्रोल। सो आपको जी जो एंट्री स्ट्रेटेजी होती है एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है, वंस यू अचीव दैट यू हैव टू नॉट बिकम इमोशनल कि अरे मार्केट और ऊपर जाएगा नीचे आएगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सेकेंड थिंग इज इन दिस थिंग आई ऑल्सो गॉट सम प्रोफेशनल मैनेज सर्विस टिप्स फ्रॉम Mr. Vijay Bhatt, who runs moneystock.co.in. So these two things were very important. While he was giving me the correct tips, but as an investor, it's extremely important that you don't get emotional and you stick to the plan. तो जो आपका जो ट्रेडिंग प्लान होता है कि मुझे इस लेवल पे एंट्री करनी है, इस लेवल पे एग्जिट करना है, भले कुछ भी हो आप उस प्लान पे, अनलेस सम न्यू डेटा कम्स इन, आपको लगता है कुछ चेंजेस होने वाला है, जैसे लास्ट वीक था कि ग्रीस का मार्केट था। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू द प्लान। आउटकम आपका आ जाएगा। इसको आपने अप्लाई भी किया कि पहले पुट ले रखा था आपने, उसको जल्दी से एग्जिट किया और फिर लॉन्ग की साइड में आया, इसीलिए शायद शानदार कमाई कर रहे हैं। तो अमित ये कहना चाह रहे हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ या प्रॉफिट बुक करते हुए ट्रेड करें। सही कहना है अमित भाई? यस एब्सोल्युटली। तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको खुद बता रहे हैं अमित कि अपने इमोशंस कंट्रोल करिए, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाइए और क्विक पोजीशंस बदलते रहिए। बहुत बहुत बधाई अमित आपको और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी शानदार कमाई करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के एक बार फिर से हमें मौका मिलेगा। लेकिन विमेंस लीग में चलें रजनी बंसल के पास, मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी की खास बात यह है कि आप जब भी देखते हैं, मैं रोज अपडेट जब देता हूं तो शुरू की 2-3 पोजीशन में उनका नाम जरूर होता है, विमेंस वाले में और मेन ट्रेडिंग लीग में भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जिस तरीके से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही वो इंपॉर्टेंट। हमारे साथ जुड़ चुकी है रजनी बंसल। रजनी बहुत बहुत बधाई आपको, एक बेहद शानदार परफॉर्मेंस आपने दिखाई है और ये एक उदाहरण के तौर पर पेश किया कि 109% की शानदार कमाई की है। रजनी हमें शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ क्या स्ट्रेटजी लेकर आप चली थी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मैंने निफ्टी बाय की थी 8400 पर बाय की थी, जब निफ्टी 8600 की कॉल 43 पर बाय की थी मैंने, और 95 पर मैंने इसको सेल कर दिया। ओके अब मेरी पोजीशन क्लियर है। अब मैंने इसको पोजीशन क्लियर करी, मेरा टारगेट 8600 का ही था। मैं 7950 से अपनी पोजीशन कैरी कर रही थी। ओके तो एक तरीके से कि आपने अपनी स्ट्रेटजी स्विफ्टली चेंज करी और मार्केट का जो ट्रेंड था उसको पकड़ने की कोशिश करी। हाँ जी, मार्केट का ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं और चार्ट, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट्स को भी फॉलो करते हैं। अच्छा ये बताइए फंडामेंटल और टेक्निकल एक साथ कैसे आप देखते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ रखा सुना है कि टेक्निकल जो लोग देखते हैं वो फंडामेंटल नहीं देखते। नहीं, फंडामेंटल जैसे अभी ग्रीस की न्यूज से फंडामेंटल एकदम से चेंज हो गए थे, तो टेक्निकल चार्ट तो बुलिश था, बुलिश बना रही थी पोजीशन, बट फंडामेंटल चेंज हो गए, फिर एकदम से पुट में के साथ हेज की अपनी पोजीशन मैंने। तो परफेक्ट, इसलिए ज्यादा कमाई। तो मतलब ये फुल टाइम आपका है या दिन के दौरान कुछ और भी करती हैं?
नो सर, फुल टाइम ही लगा लो, आई एम हाउस वाइफ। ओके, और दिन के दौरान सीरियल न देख के ट्रेडिंग करती हैं? हाँ, देखते रहते हैं, जैसे सुबह से शाम तक ऑन ही रहता है ऑनलाइन। मार्केट को फॉलो करती हूँ सारा दिन, बट बीच में घर पे ही होती हूँ मैं फुल टाइम। ओके, परफेक्ट। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से रजनी आपको। तो रजनी की जो स्ट्रेटजी थी कि स्ट्रिक्टली आप उसको फॉलो करें और दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उस पर नजर जरूर रखें, क्योंकि चार्ट जो है वो हिस्ट्री है, वॉल्यूम और प्राइस का मोमेंटम होता है, उसका एनालिसिस होता है। तो जब भी कहीं कोई बड़ी घटना होती है तो वो चार्ट पर रिफ्लेक्ट होती है। उसी को रजनी ने पकड़ा और शानदार 109% की कमाई करी। आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप इससे चूकिए मत। हमारे साथ जुड़िए, सीएनबीसी आवाज देखते रहिए और आईटीएल में हिस्सा लीजिए। रजिस्टर करिए अपने आप को। एक मिनिमम डिपॉजिट है 25,000 या उससे ज्यादा आप रख सकते हैं, उससे डिपॉजिट करिए। जरूरी नहीं कैश दें, आप शेयर भी रख सकते हैं और बस ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए। ट्रेडिंग कितनी भी बड़ी करें आप, ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपए आपकी लगेगी, यानी बेहद कम ब्रोकरेज पे आप ज्यादा से ज्यादा कमाई करके चल सकते हैं। तो देर मत कीजिए और इसी के साथ 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जीतने का भी बेहद शानदार मौका आपके पास है। तो देखते रहिए सीएनबीसी आवाज और खेलते रहिए आईटीएल। आप देख रहे हैं सौदा आपका। देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में बाजार गिरावट, सेंसेक्स 1/4% नीचे, निफ्टी भी 8,600 के नीचे लुढ़का। बैंकिंग और आईटी शेयरों ने बनाया दबाव। अमेरिका में इस साल ब्याज दर बढ़ने के संकेत और मजबूत डॉलर से सोना 5 साल के निचले स्तर पर। कॉबेक्स पर भाव $1110 के नीचे, एमसीएक्स पर भाव 25,000 के नीचे। शनिवार को खराब नतीजे पेश करने के बाद आज फेडरल बैंक में 9% की गिरावट। पहली तिमाही में मुनाफा 35.8% गिरा। कमजोर नतीजों से कर्नाटका बैंक भी 6% नीचे। अनुमान से कमजोर रहे एसीसी के तिमाही नतीजे आए। मुनाफा और मार्जिन सभी ने किया निराश। शेयर में 3% की गिरावट। आज अल्ट्राटेक पेश करेगा अपनी पहली तिमाही के नतीजे। कंपनी का मुनाफा 7% और आय 17% बढ़ने का अनुमान। एलआईसी हाउसिंग, टाटा कॉफी और हिंदुस्तान जिंक के नतीजों पर भी बाजार की नजर। और मानसून सत्र में जीएसटी पास होना तय। राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी के बीच बनी आम राय। कांग्रेस पड़ी अलग थलग। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। आज शेयरों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल और जियोजीत बीएनपी पारिबा के वीपी गौरांग शाह हैं। सबसे पहला कॉलर लेते हैं इस वक्त। इंद्रमणि मिश्रा इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं। नमस्कार, बताइए सवाल क्या है आपका? मैडम नमस्कार मोदा जी। मैडम मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ जी। मैडम मैंने बजाज इलेक्ट्रिकल 213 पे खरीदा है 100 शेयर और 105 शेयर हैं स्कॉट्स के 105 रुपए पे। इनका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मैडम टारगेट चाहता हूँ। और है आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का? नहीं, मीडियम टर्म मैडम, मीडियम टर्म है। 1 साल। मीडियम टर्म जब आप कह रहे हैं तो फिर 1 साल का नजरिया है, ठीक है। बजाज इलेक्ट्रिकल और एस्कॉट, गौरांग आपकी क्या सलाह है? 105 रुपए पर एस्कॉट में इनको मुनाफा है, 213 रुपए पर बजाज इलेक्ट्रिकल्स में भी मुनाफे पे बैठे हैं। शुक्रिया मुग्धा और सुप्रभात आपको। बजाज इलेक्ट्रिकल पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी पॉजिटिव कवरेज है और जिस प्रकार से ये पूरे जो कंज्यूमर पेरिफेरल्स, इलेक्ट्रिकल पेरिफेरल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह जो भी इजाफे हम आने वाले समय में देखेंगे, उसका एक सकारात्मक सा रुझान आपको नतीजों पर आता हुआ दिखेगा। और जिस प्रकार से सरकार की पहल भी है स्मार्ट सिटीज की, उसका भी फायदा इनको हो सकता है। लेकिन ये 1 साल का नजरिया रख रहे हैं, इतना जल्द मेरे ख्याल से इन सब कारणों को लेकर के एक रुझान जो है वो नहीं आएगा, उसके लिए समय लगेगा। तो अगर आप समय सीमा 1 साल के बढ़ा करके 1.5-2 साल की करते हैं तो शायद आपको और भी ऊपर के इजाफे दिख सकते हैं।
एस्कॉर्ट्स पर जो इनका निवेश है, मेरी राय में जो करेक्शन हमने टाटा मोटर के शेयर या डीवीआर में देखा, एक बेहतरीन मौका है। यहाँ पर भी साल 1.5 साल का अगर आप नजरिया रखते हैं तो अच्छे खासे इजाफे हो सकते हैं। थोड़ी बहुत असमंजस स्थिति चाइना को लेकर के टाटा मोटर्स के शेयर और डीवीआर पर बरकरार है, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक नकारात्मक परिस्थिति पैदा करे ऐसा हमें नहीं लग रहा है। तो हमारी राय में एस्कॉर्ट्स में से अगर निकल करके ये टाटा मोटर्स के शेयर या डीवीआर में निवेश करते तो बेहतर होगा। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए। एस्कॉर्ट से निकलकर टाटा मोटर्स या फिर टाटा मोटर्स डीवीआर में आप निवेश कर सकते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स पसंद है गौरांग को, लेकिन थोड़ा और आपको निवेशित रहने की सलाह है। 1 साल से ज्यादा बड़ा आपको अपना नजरिया करना होगा। चलिए अब बात करते हैं फेडरल बैंक के नतीजों की। वक्त है बोर्ड रूम का। फेडरल बैंक के एमडी श्याम श्रीनिवासन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मिस्टर श्रीनिवासन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। डिसअपॉइंटिंग सेट ऑफ नंबर्स हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मुनाफे पे इतना प्रेशर देखने को मिला है? I think the large impact was on account of 2 things. One is the one large account which had slipped on the corporate side, and the second is the impact on account of treasury provisions of almost 49 crores. So these two dented the profits by close to 100 odd crores. So outside of that, the performance continues to be on the trajectory we were working on, with SME, agri and retail doing quite well, both in the credit growth and also the portfolio still holding. Corporate, we were concerned about one account and that has materialized. Okay, so how big was this account and what is the hit, and have you now taken everything into consideration? क्या आपने उसके लिए जितनी भी provisioning करने की जरूरत थी वो सब कुछ हो चुकी है, and we will not see subsequent pressure on your numbers from here on because of this one particular account? Yeah, the one account is 134 crores, so that was a large account, and our provisioning coverage, if you notice, is 80%. So we have provided even for this account to ensure this percentage is met. So we are not concerned about the incremental provisions for this. And overall, if you look at the past many quarters, credit quality has been sequentially improving. We'd like to keep that run rate going into next few quarters. Yes, there are challenges in the environment, but we have worked very hard to keep that impact fairly modest on the book. But sir, you're saying that credit quality is improving, but there's been a hit on your NPAs also, gross level and net level. We saw a marginal increase in NPAs on net level, but gross level there was a substantial increase. Can you tell us, will we see a downward downward movement of NPAs from here on, and what is your target for the next year in terms of gross and net NPA? Yeah, we opened the quarter at 2.04 gross NPA. That has moved up almost 50 basis points this quarter. Largely because, as you notice, the slippage is close to 300 odd crores for the quarter. And out of that, one account is 134 crores. So, if you remove that, the slippage ratio and the slippage has been more or less on the trajectory as it was in the previous quarters. Having said that, this one account did affect us significantly. And one does hope, and we are working to ensure that this kind of one-off large slippage is not there in the sequence in the quarters ahead. And the last 7-8 quarters have demonstrated that we haven't had such instances. So we'd like to make sure that going forward, it's not there. Okay, Mr. Srinivasan, have you seen any pickup in credit offtake, or you think it will take a little longer than anticipated? I think the credit growth in the corporate area may continue to be muted for the next 1 or 2 quarters. More like end of the year, early next year is when I see credit in big ticket picking up more confidently. Right now, retail and SME is doing okay, as is agri, and that will continue. We've seen already 17-18% growth. Q1 is usually the slowest quarter. So I think SME, agri and retail will grow and grow well. Corporate credit, I think, will be more towards the last quarter or early part of next calendar year. So to that extent, credit growth on a blended basis may still be in the early teens, picking up towards the end of the year.
Okay, Mr. Srinivasan, last question. Monsoon is not really panning out the way we would have wanted. In that case, do you think there can be pressure coming in from your agri loans? Can't speak more generally about it, but the spatial distribution of monsoon seems to have benefited some of the markets we are present in. South has been fairly okay. That's our largest catchment. Parts of Western Maharashtra where we have some sugar and other industry in the Western Maharashtra seems to be broadly okay. So I think as long as there is no dramatic deterioration from here, I don't see the agri portfolio facing any challenges, and also our agri lending is not to the is more up the value chain in the agri business, largely more an SME kind of business. So we haven't seen any stress on that. All right, Mr. Srinivasan, thanks a lot for joining us and best of luck for FY16. चलिए आपको बता दें, मॉनसून सत्र से पहले आज सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। क्या होगा बैठक में खास, जानेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बात करते हैं दुश्मन फार्मा की, क्योंकि कंपनी का शेयर आज काफी फोकस में है। दरअसल ऑडिटर्स में मतभेद की वजह से इसके पहली तिमाही के नतीजे टल गए हैं। और डिटेल लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी नियति। हाय नियति, क्या डिटेल्स है, क्यों यहाँ पर ये मतभेद उभर कर आया है? ये कहना गलत नहीं होगा कि आज मिड कैप फार्मा स्पेस का एक डैम्पनर स्टॉक बन के उभरा है दुश्मन फार्मा, और 7.25% के आसपास की यहाँ पे गिरावट हमने देखने को मिली। दरअसल ऑडिटर्स के साथ इनका कोई मतभेद था और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण इन्होंने पहली तिमाही के जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे डेफर कर दिए हैं। साथ साथ में इनको एक डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन करना था, उस पर भी कोई ऐलान इन्होंने फिलहाल अभी के लिए टाल दिया है। दरअसल आपको पूरा बैकग्राउंड बताती हूँ। 28 मई को कंपनी के बोर्ड ने डेफर कर दिया था एक एजेंडा जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स FY15 के अप्रूव करने वाले थे, क्योंकि स्टैट्यूटरी एडवाइजर्स जो कि डेलॉयट होते थे इनके पहले, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे राजी नहीं थे, उनके बीच में कोई मतभेद था। दरअसल ये जो इनकी स्विस सब्सिडरी है कार्बोइंजन, इसने अपने कोई प्रोविजनिंग की थी एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए, और यहाँ पे एक डिफरेंस उभर के आया जिसमें स्विस गैप के रिजल्ट्स के मुताबिक ये लायबिलिटी नहीं है इनकी, और वहीं इंडियन ऑडिटर्स का मानना है कि ये अपनी लायबिलिटी को कवर कर सकते हैं जिस तरह से अपने एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट प्लान को ले रहे हैं। और यही एक रीजन था कि इंडियन गैप के अर्निंग्स और स्विस गैप की अर्निंग्स में यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पे पैदा हुआ। जो इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स थे डेलॉयट, इन्होंने इस पूरे ही मतभेद के बाद अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया था। बोर्ड ने फिलहाल 17 जुलाई को जो रिजल्ट्स आने वाले थे उन्होंने वो तो किया नहीं। साथ साथ में उन्होंने जो उनके MD है अर्पित व्यास, उनको यहाँ पे CFO नियुक्त कर दिया है। अब 14 अगस्त को इनकी EGM होगी जिसमें जो नए ऑडिटर्स हैं जिनको ये VD शुक्ला एंड कंपनी है, इनको ये यहाँ पर नियुक्त करेगी। तो देखना होगा कि ये पूरा मतभेद अब किस तरह से आगे लेता है मोड़। और अभी फिलहाल के लिए सबसे बड़ी नेगेटिव खबर यही है कि 17 जुलाई को आने वाले जो रिजल्ट्स थे वो यहाँ पे क्लियरली डेफर कर दिए गए हैं। नियति, बहुत बहुत धन्यवाद वो सारी डिटेल्स देने के लिए। हमारे साथ गौरांग शाह और RK बंसल के ग्रुप के RK बंसल बने हुए हैं। राकेश, गौरांग, पहले आपसे समझना चाहूंगी, क्या आपकी कवरेज पे है दुश्मन फार्मा? एक काफी बड़ा कंसर्न होता है अगर इस तरह से अकाउंट्स पर एक कंफ्यूजन हो, और ऑब्वियसली अगर रिजल्ट्स डिफर हुए हैं, डजंट ऑगर वेरी वेल। क्या लगता है इस वक्त क्या व्यू बनाएंगे आप दुश्मन फार्मा पर? पहले तो डिस्क्लोजर है मुग्धा हमारी तरफ से कि हमारी कवरेज है, और हमने साल 1.5 साल के नजरिए से जो लक्ष्य था वो करीबन 220 का रखा था। ये जो डेवलपमेंट हुए हैं, और अभी नियति जी जो जिक्र कर रही थी कि इंडियन कंपनी और स्विस में जो इनकी कंपनी है उसको लेकर के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को दो मुल्कों को लेकर के एक वाद विवाद खड़ा हुआ है। अब ये मसला किस तरीके से हल होगा, क्या इसमें कोई लीगल एडवाइस ली जाएगी वगैरह वगैरह, ये बात देखना होगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि जो भारतीय कारोबार है उसमें ऐसा कोई विवाद नहीं है।
अब तक तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, और जैसे अभी अभी नियति भी जिक्र कर रहे थे, आने वाले समय में पता चलेगा मुग्धा के क्या रूप धारण करता है ये। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऑडिटर्स रिपोर्ट भी एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है बैलेंस शीट का, एनुअल रिपोर्ट का, और जब तक ऑडिटर्स की सहमति नहीं होती है या फिर वहां पर अप्रूवल्स नहीं आते तब तक ये नतीजे भी ऐलान नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि बहुत जल्द ये मामला जो है सुलझ जाए और ये यहीं तक सीमित रहेगा कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस को लेकर के कुछ वाद विवाद खड़ा, ना कि भारतीय कारोबार के लिए, मैं उम्मीद रखता हूं। राइट, राकेश क्विकली आपका व्यू भी लेना चाहूंगी क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर भी आया है। चार्ट्स क्या बता रहे हैं, अगर किसी के पास ये शेयर है तो क्या निकलने की सलाह होगी इस वक्त या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए यहाँ पर? नहीं मुग्धा, बाइंग तो नहीं करनी चाहिए, बट मेरा ऐसा मानना है किसी के पास अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो 159 के लेवल पे नजर रखनी चाहिए। अगर 159 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है मुग्धा तो काफी बड़ा एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। आज भी देखें तो स्टॉक ने लगभग 159 रुपीज 50 पैसा के ऊपर 80 पैसा के अराउंड एक सपोर्ट लिया और वहां से एक रिबाउंड दिखाया है। बट अगर 159 के लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे टूट जाते हैं तो एक ट्रेंड रिवर्सल होगा। तब मेरा ऐसा मानना है किसी भी तरह की बॉटम फिशिंग को अवॉइड करना चाहिए, और अगर ये लेवल टूटते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी के पास पोजीशन पड़ी है तो पोजीशन में से निकलना चाहिए, तब शायद एक बड़ी करेक्शन स्टॉक में देखने को मिले। ओके, तो ये सलाह है इस वक्त डिशमन फार्मा पर फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही। लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके कुछ और शेयरों पर सलाह लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका, आपके सवाल लेना शुरू करते हैं। अगला सवाल कपिल जैन का है मकरारा से। नमस्कार कपिल जी, बताइए सवाल क्या है आपका? न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर है मेरे पास में 1000 शेयर 200 रुपए के रेट के। ओके, किस आपका नजरिया क्या है? लॉन्ग टर्म नजरिया है या फिर शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। ओके, गौरांग 200 रुपए पर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर खरीदा था, 322 पर चल रहा है, अच्छा मुनाफा कमा चुके हैं। आपके कवरेज स्पेस पे है ये स्टॉक? नहीं मुग्धा, माफी चाहूंगा, हमारी कवरेज में नहीं है तो हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। राकेश आपकी तरफ से क्या सलाह होगी? 322 पर ट्रेड कर रहा है, 200 पर इन्होंने खरीदा था, अच्छा मुनाफा कमा चुके हैं। मुग्धा, मेरी हिसाब से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है बीते सालों में, बट मुझे लगता है स्टॉक एक बहुत बड़ी रैली के लिए ब्रेकआउट लिया है। स्टॉक क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइंस है। अगर किसी कारण से स्टॉक कभी 270 280 के अराउंड आता है तो मुझे लगता है वो बेहतरीन स्तर है। काफी नीचे की खरीद है, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है एटलीस्ट कंजर्वेटिव बेसिस पे देखें तो 400 के लेवल्स के लिए होल्ड करना चाहिए। एक बार 400 के लेवल्स अचीव होते हैं तब भी मेरा ऐसा मानना है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तब पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए न्यूक्लियस सॉफ्ट पर। अभी आप बने रहिए यहाँ पर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रशांत ने सवाल भेजा है कटक से। नमस्कार प्रशांत, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मैंने मारुति लेना चाहता हूँ, इस भाव पर लेना ठीक है क्या? बिल्कुल गौरांग, वो कंसर्न वाजिब है। मारुति में एंट्री तो लेना चाहते हैं लेकिन लाइफ टाइम हाइज पर चल रहा है, क्या इन लेवल्स पर एंट्री लेना ठीक होगा? हालांकि अगर क्रेडिट स्विस की माने तो यहां से आगे और बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। आपकी क्या राय है? मुग्धा, हमारी भी ये राय है, खरीदारी कर सकते हैं। और जब एक स्टॉक आउट परफॉर्म करता है वो भी दिग्गज में और वो भी मारुति जैसा, तो मेरे ख्याल से हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस स्तर पर आप थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं, अगर गिरावट आती है तो और भी जोड़ सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है और 4300 से लेकर के 4400 के लक्ष्य हमने तय किए। नतीजों के आधार पर हम ये टारगेट्स ऊपर की तरफ रिवाइज करेंगे, जो कि हमारा अनुमान है कि काफी बेहतर आ सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है मारुति सुजुकी पर। इन लेवल्स पर भी खरीदारी की जा सकती है और अगर नतीजे और अच्छे आते हैं जिसका कि अनुमान है तो और एक बार रिविजन आप देख सकते हैं यहाँ पर मारुति के स्टॉक प्राइस में, टारगेट में। लेकिन गौरांग, इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। जाने से पहले आप कोई डिस्क्लोजर लेना चाहेंगे? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुग्धा। जिन भी स्टॉक्स के बारे में हमने हमारी राय आपके सामने रखी है वहां पर मेरा कोई निजी निवेश नहीं, लेकिन यही राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं।
थैंक्स अ लॉट गौरांग। लेकिन हम आपको बता दें कि हमने शुरू की है खास सीरीज CNBC आवाज मार्केट की पाठशाला, जहां हम आपको समझाते हैं निवेश से जुड़ी सारी बारीकियां। लेकर आएंगे आपके लिए इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सौदा आपका। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन क्या होता है, क्यों लाया जाता है, इन सब सवालों का जवाब आइए सुनते हैं मार्केट की पाठशाला में। सब 20-25 साल पहले जब डीमैट अकाउंट नहीं हुआ करते थे तब लोग फिजिकल में शेयर्स रखा करते थे अपने पास। अगर आज भी किसी के पास फिजिकल में शेयर्स है तो क्या करें? सिंपल है, आप अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि डीपी के पास जाइए, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दीजिए, एक फॉर्म फिलअप करना होगा। आपके बिहाफ पर डीपी वो शेयर सर्टिफिकेट को कंपनी के पास भेजेगी, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेजेगी और वो रजिस्ट्रार आपको डीमेट करके उस डीपी अकाउंट में आपको शेयर ट्रांसफर कर देंगे। एक ही बात जो ध्यान में रखने वाली होती है वो ये कि जिस नाम में शेयर सर्टिफिकेट है वही नाम आपके डीमेट अकाउंट का भी होना चाहिए। कि जैसे मैं अनिल कुमार सिंघवी अगर मेरा बैंक अकाउंट है और मेरा डीमेट अकाउंट अनिल सिंघवी के नाम पे है और शेयर सर्टिफिकेट किसी और नाम पर है अनिल कुमार विजय कुमार सिंघवी, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। तीनों या दोनों अकाउंट, कम से कम डीमेट अकाउंट और जो शेयर सर्टिफिकेट पर नाम है वो अकाउंट सेम होने चाहिए। अनिल सर, सेकेंडरी मार्केट के बारे में काफी डिस्कशन हो गया, लेकिन प्राइमरी मार्केट के बारे में भी आपने बताया कि आईपीओ जो होता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है। ये आईपीओ एग्जैक्टली होता क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई कंपनी बाजार में आकर पैसा रेज करना चाहती है और उसकी जो शुरुआत करती है, पहली बार जो वो कंपनी बाजार में उतरती है उसे आईपीओ कहते हैं, या फिर सिंपल शब्दों में पब्लिक इश्यू कहते हैं। और पब्लिक इश्यू में सारे इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते हैं, आप भी हम भी। उसकी एक प्रोसेस होती है, एक तरीका होता है, उसके माध्यम से आप आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। ओके, तो मतलब एक कंपनी आईपीओ सिर्फ इसलिए लाती है ताकि वो बाजार से पैसा उठा सके, या उसके अलावा भी उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है? डेफिनेटली उनके जो एक्सपेंशन प्लान्स होते हैं, आगे जो कारोबार में विस्तार करना चाहते हैं, कुछ जरूरतें होती है, उसके लिए वो बाजार से पैसा उठाना चाहते हैं। और वो उस पैसा उठाने की जो प्रोसेस है उसमें आईपीओ में कंपनियों को करना ये होता है, सेबी जो कि हमारी रेगुलेटर है मार्केट्स की, उनके पास उन्हें जाना होता है मर्चेंट बैंकर्स के जरिए, और मर्चेंट बैंकर्स उन्हें मदद करते हैं आईपीओ लाने में। एक बड़ी सी मोटी बुक होती है जिसे प्रोस्पेक्टस कहा जाता है, वो एक तरह से पूरी कुंडली है किसी कंपनी की, जन्म पत्री है, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में भी मैंने पढ़ा हुआ। बिल्कुल, ये सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें कंपनी के बारे में काफी डिटेल्स सारी पता होती है। वो डिटेल्स दी जाती है सेबी को, सारा सब कुछ बताया जाता है प्रमोटर्स के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, क्या करती है, क्या कुछ डिटेल्स है और पैसों की जरूरत किस लिए है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर प्राइस तय की जाती है कि जिस प्राइस पर आईपीओ कंपनी की तरफ से लाया जाएगा, और फिर उस आईपीओ में अलग अलग तरह के निवेशक पैसा लगा सकते हैं। ओके, तो सर ये आईपीओ का पूरा प्रोसीजर क्या है? क्योंकि हम लोग ने कई बार देखा है कि आईपीओ अनाउंस हो गया, अब फ्लोर प्राइस अनाउंस होगा, फिर ये होगा, फिर तो ये पूरा प्रोसीजर कैसे होता है? क्या क्या करती हैं कंपनियां? सिंपल है, जब आईपीओ की मंजूरी सेबी की तरफ से मिल जाती है तो कंपनी आईपीओ की डेट्स अनाउंस करती है कि हम इस डेट से इस डेट, जनरली 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ये आईपीओ खुला रहता है। उस दौरान इन्वेस्टर उन आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। या तो एक फिक्स प्राइस होती है, उस प्राइस पर हर इन्वेस्टर को पैसा लगाना, या फिर एक प्राइस बैंड होता है जिसमें लोअर और अपर दोनों प्राइस दी जाती है। तो आपको वो प्राइस चूज करनी होती है कि आप किस प्राइस पर लेना चाहते हैं। फर्ज करें कोई कंपनी कहती है कि हमारा प्राइस बैंड 130 से 140 रुपए, तो आपको डिसाइड करना है कि 130 में लेना है या 140 में। आप ये सोचे कि मैं 140 में क्यों लूं जब 130 में कंपनी दे रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपनी आपको लोअर प्राइस बैंड पर ही दे। जिस प्राइस पर उन्हें लगता है कि ज्यादा डिमांड बनती हुई दिख रही है, वो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ऐसे में एक आम निवेशक जो इस प्राइस बैंड के बारे में या फिर कंपनी को एग्जैक्टली किस प्राइस पर लेना चाहिए ना ज्यादा समझे, तो उनके पास 2 विकल्प है। पहला तो वो ये देखें कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं
QIB इन्वेस्टर्स जिन्हें कहते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस प्राइस पर पैसा लगा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको अंदाजा लग जाता है कि क्या प्राइस सही होनी चाहिए। दूसरा तरीका ये कि अगर आप ये समझने सीखने की कोशिश ना करना चाहें तो फिर एक कट ऑफ प्राइस पर पैसा लगा लें। कट ऑफ प्राइस मतलब ये कि जिस प्राइस पर सबको अलॉटमेंट होगा आपको भी मिल जाएगा, तो फिर उसमें आपके लिए अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बन जाते हैं, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होती। लेकिन आईपीओ में पैसा लगाने के लिए आपको अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन भरनी होती है, और एप्लीकेशन भरने का अपना एक प्रोसेस होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक आध बार आप करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स रखनी है, आपको अपनी डीमेट अकाउंट की डिटेल्स देनी है जो आपको पता ही है, और आपको चेक लगाना है साथ में, और वो आपको कुछ डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं, कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, बस वहां जाकर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म दे दीजिए। ओके। लेकिन जब एक कंपनी लिस्ट हो जाती है तो जब मैं उसमें पैसा लगा ही सकती हूँ, तो फिर मैं आईपीओ के दौरान उसमें पैसा क्यों लगाऊंगी? बिल्कुल, ये बात सही है कि आप उस शेयर को लिस्ट होने के बाद भी खरीद सकते हैं। हाँ। लेकिन जनरली लोग ये समझते हैं कि आईपीओ में जो कंपनी आती है वो थोड़े से कंपैरेटिवली सस्ते दामों पर शेयर देने की कोशिश करती है। ये जरूरी नहीं है, ऐसा लगता है। हो सकता है कि आपको लिस्टिंग के बाद वो शेयर और नीचे दाम पर मिले, वो पॉसिबिलिटी है। वो मार्केट डिसाइड करता है कि जो आईपीओ आया था वो प्राइस सही थी या गलत, कम थी या ज्यादा। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आईपीओ आया है उसकी प्राइस सही है तो आप पहले लगा लीजिए। आपको लगता है कि नहीं, आईपीओ गलत प्राइस पर आ रहा है, बहुत महंगा है, आप चाहें तो इंतजार कर ले लिस्टिंग का, और उसके बाद आप पैसा लगाएं जिस भाव पर शेयर सेटल होता हुआ दिखे। उसके बाद तो नेचुरली है, वो शेयर हमेशा आपके सामने रहने वाला है, तो जब भी आपको ठीक लगे तब खरीदिए। और प्रज्ञा, एक बात और बता दूं, आईपीओ ऑफलाइन तो होता ही है, आईपीओ में भी ठीक दूसरे अकाउंट की तरह ऑनलाइन भी होता है। तो आप चाहें तो सीधे सीधे किसी जो ब्रोकर हैं जो इस आईपीओ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी साइट पर जाकर भी सीधे तौर पर आप एप्लीकेशन कर सकती हैं, और अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर डायरेक्टली पेमेंट भी कर सकती हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अगर मैंने आईपीओ में अप्लाई कर दिया तो उसके बाद जो शेयर्स हैं वो मेरे पास कब आएंगे, और मैं मुनाफा कमाने के लिए उन्हें कब बेच सकती हूँ? बिल्कुल, जनरली आईपीओ 2 हफ्तों के बाद लिस्ट हो जाते हैं, 2 से 3 हफ्तों का वक्त लगता है मैक्सिमम। तो इससे पहले कि आईपीओ खत्म हो गया और उसके बाद जब ये शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे, बीएसई एनएसई पर लिस्ट होंगे, उससे पहले पहले आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में वो शेयर आ जाएंगे। और एक बार आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ गए तो फिर जो हमने पहले चर्चा की, आप जब चाहे वो जिस दिन स्टॉक लिस्ट हो रहा हो पहले ही दिन चाहे तो आप बेच सकते हैं, या उसके बाद जिस दिन जब आपको लगे कि मुझे अब इस शेयर को बेचकर प्रॉफिट कमा लेना है या फिर नुकसान हो रहा है तब भी आप निकलना चाहें, तो एक बार लिस्ट होने के बाद आप कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में लगभग 2 हफ्तों का कम से कम वक्त लगता है। अब कई बार ये होता है कि आप शेयर को जरूरी नहीं कि लिस्टिंग पर पैसा बना ही पाए, तो हो सकता है आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कई बार ये होता है कि आपको कम दाम पर अच्छे शेयर मिल गए आईपीओ में, तो फिर आप लिस्टिंग पर भी पैसा बना सकते। तो ये सारे मार्केट रिलेटेड प्राइसेस हैं जो डिसाइड होती है कि किस शेयर में कब कितना मुनाफा बनेगा। एक्चुअली इन पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप शेयर चूज करें, किस तरह से पसंद करें, शेयर खरीदने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, बैलेंस शीट किस तरह से पढ़नी चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी खराब है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल्स अच्छे कब होते हैं, खराब कब होते हैं, ये सब आप सुनती होगी प्रज्ञा, राइट? टेक्निकल चार्ट्स, फंडामेंटल्स, ये सब कुछ मैं सुनती रहती हूँ और मैं वंडर करती रहती हूँ कि ये सब एग्जैक्टली होता क्या है। बिल्कुल, तो इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो आई होप आपको इस मार्केट की पाठशाला में आईपीओ के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बताएंगे कल आपको मार्केट की पाठशाला में ठीक 11 बजे, तो देखना मत भूलिएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कुछ और शेयरों पर सलाह।